आज भारत की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस का 137वां जन्मदिन है और इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपने पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर पार्टी के मुख्यालय में कांग्रेस का झंडा फहराने की कोशिश की, लेकिन वो झंडा फहरने की बजाय सीधे कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के हाथों में आ गिरा। ये तस्वीर असल में बहुत कुछ कहती है। कई बार कहते हैं ना कि एक तस्वीर हजारों शब्दों के बराबर होती है, तो ये तस्वीर अगर आज आप ध्यान से देखें तो ये तस्वीर आज की कांग्रेस के बारे में बहुत कुछ कह रही है। हमें भी कुछ कहने की जरूरत नहीं है आज। लेकिन देखिए, जब झंडा गिरा तो उसे भी संभालने के लिए सोनिया गांधी ही नीचे खड़ी हुई थी। यानी कहने का मतलब यह है कि कांग्रेस पार्टी को अब सिर्फ सोनिया गांधी ही संभाल सकती हैं और ये उनकी एक तरीके से पारिवारिक पार्टी है। इसलिए आज हम कांग्रेस पार्टी के 136 वर्षों के इतिहास का विश्लेषण करेंगे। आखिरकार भारत की सबसे पुरानी पार्टी है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि अंग्रेज क्यों चाहते थे कि भारत में कांग्रेस जैसी एक राजनीतिक पार्टी जरूर होनी चाहिए, और आज़ादी के बाद ये पार्टी देश की पार्टी बनने के बजाय एक परिवार की पार्टी बनकर कैसे रह गई, जिसमें नेहरू गांधी परिवार के अलावा हर बड़े नेता के साथ नाइंसाफी हुई। और इसी वजह से कांग्रेस अब तक 1, 2 या 10 बार नहीं 70 बार टूट चुकी है। लेकिन उससे पहले आप ये तस्वीरें देखिए जो हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं, जिसमें कांग्रेस का झंडा फहराने की बजाय सोनिया गांधी के हाथों में ये झंडा कैसे आ गिरा। आज सोनिया गांधी ने एक वीडियो संदेश भी जारी किया है अपने कार्यकर्ताओं के लिए, अपने समर्थकों के लिए, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पार्टी को एक विचारधारा और एक आंदोलन का प्रारूप बताया है और मोदी सरकार पर देश को बांटने का आरोप लगाया है। तो आज के दिन सोनिया गांधी का यह संदेश भी आपको सुनना चाहिए। कांग्रेस केवल एक राजनीतिक पार्टी का ही नाम नहीं है, बल्कि एक आंदोलन का नाम है। आजादी के आंदोलन में कांग्रेस और उसके तमाम नेताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, संघर्ष किया, जेलों में कठोर यातनाएं झेली और बहुत से देशभक्तों ने अपने प्राणों तक का बलिदान किया। तब जाकर कहीं हमें आजादी मिली। जिन लोगों ने आजादी के आंदोलन में भागीदारी नहीं की, वे इसकी कीमत कभी नहीं समझ सकते। देश का आम नागरिक असुरक्षित और भयभीत महसूस कर रहा है। लोकतंत्र और संविधान को दरकिनार कर तानाशाही चलाई जा रही है। ऐसे वक्त में कांग्रेस चुप नहीं रह सकती। आम जन मानस के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए देश विरोधी, समाज विरोधी साजिशों के खिलाफ हर संघर्ष करेगी, हर कुर्बानी देगी। कांग्रेस की स्थापना असल में एक ब्रिटिश मूल के व्यक्ति ने की थी और उनका नाम था A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम वर्ष 1849 में इंडियन सिविल सर्विस के अधिकारी के तौर पर स्कॉटलैंड से भारत आए थे। और जब वर्ष 1857 की क्रांति भारत में हुई, और जिसे हम आज़ादी की पहली लड़ाई भी कहते हैं, उस वक्त A.O. ह्यूम उत्तर प्रदेश में एक प्रशासनिक अधिकारी थे। उसी उत्तर प्रदेश में जहां की खबर हमने आपको इससे पहले दिखाई। A.O. ह्यूम ने वर्ष 1885 में भारत में कांग्रेस पार्टी की स्थापना की थी। इसका पहला सम्मेलन तत्कालीन बॉम्बे प्रांत में हुआ था और वो भी तत्कालीन वाइस रॉय की अनुमति से हुआ, जो उस वक्त ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा पद होता था। कांग्रेस के पहले सम्मेलन में सिर्फ 72 लोग थे, जिनमें A.O. ह्यूम के साथ कुछ ब्रिटिश अधिकारी थे, भारत के ही कई अमीर और प्रभावशाली व्यक्ति थे और यहां के कुछ राजा महाराजा भी शामिल थे। इनमें दादा भाई नौरोजी, जस्टिस रानाडे, फिरोज शाह मेहता और बदरुद्दीन तैयबजी के नाम प्रमुख तौर पर हैं। ये एक तरह से भारत का एक छोटा सा अलीट ग्रुप था, अमीरों का एक ग्रुप था, और इसमें भारत की आम जनता का कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं था। जैसा आपने देख लिया, राजा महाराजा थे, वकील थे, उद्योगपति थे, पैसे वाले लोग थे, और इनमें से ज्यादातर लोग वो थे जो खुद इंग्लैंड में पढ़े थे और वो ब्रिटिशर्स की विचारधारा में ही यकीन रखते थे। A.O. ह्यूम ने जिन भारतीयों को कांग्रेस की स्थापना के लिए एकजुट किया था,
उनमें से कोई भी आम आदमी नहीं था। इनमें से ज्यादातर लोगों की पढ़ाई लिखाई या तो ब्रिटेन में ही हुई थी या ये लोग ब्रिटेन में खुद रहते थे। उदाहरण के लिए कांग्रेस के संस्थापकों में से एक व्योमेश चंद्र बनर्जी अंग्रेजों की न्याय प्रणाली में बहुत यकीन रखते थे। यह भी एक तथ्य है कि कांग्रेस की स्थापना करने वाले शुरुआती लोगों में से ज्यादातर पेशे से वकील थे, इसलिए कांग्रेस को उस समय वकीलों की पार्टी भी कहा जाता था, क्योंकि ये उस जमाने के बड़े बड़े मशहूर बैरिस्टर हुआ करते थे। हालांकि कांग्रेस की स्थापना के समय इसका उद्देश्य यह बताया गया कि ब्रिटिश राज में भारतीयों को ज्यादा से ज्यादा अधिकार दिलाने हैं, लेकिन कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि कांग्रेस बनाने का असली मकसद ये था कि वर्ष 1857 से जो विद्रोह शुरू हुआ था, उस विद्रोह की आग को ठंडा किया जाए, ऐसा कोई विद्रोह दोबारा ना होने पाए। इसमें ब्रिटिश सरकार काफी हद तक कामयाब भी रही, क्योंकि अंग्रेजों को कांग्रेस से कोई खतरा नहीं था, अंग्रेजों को क्रांतिकारियों से खतरा था। यानी एक अंग्रेज द्वारा स्थापित की गई कांग्रेस ने एक तरह से ब्रिटिश राज के लिए वर्ष 1885 से लेकर 1947 तक एक सेफ्टी वॉल्व का काम किया, जिसका मकसद आम भारतीयों में विद्रोह की संभावना को खत्म करना था। यानी इससे मदद अंग्रेजों को ही मिल रही थी। वर्ष 1905 में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे गोपाल कृष्ण गोखले ने एक बार कहा था कि कोई भारतीय कांग्रेस की स्थापना कर ही नहीं सकता था। अगर भारत का कोई व्यक्ति इसका प्रयास भी करता तो उस समय के अंग्रेज अधिकारी ऐसा होने ही नहीं देते। आजादी से पहले कांग्रेस ने अंग्रेजों को लेकर कई मौकों पर बहुत नरमी दिखाई, जिसे आप चाहें तो उसकी वफादारी भी कह सकते हैं, जो अंग्रेजों के प्रति ही थी। वर्ष 1914 से 1919 के बीच जब पहला विश्व युद्ध चल रहा था, उस समय बहुत सारे लोगों को लगा कि ये अंग्रेजों को भारत से भगाने का बिल्कुल सही समय है, क्योंकि अंग्रेज काफी कमजोर हो चुके थे और उनकी पूरी ताकत विश्व युद्ध में लगी हुई थी। ऐसे में उन्हें कमजोर किया जा सकता था, लेकिन कांग्रेस के कई नेताओं ने ऐसा होने नहीं दिया। खुद महात्मा गांधी ने उस समय भारत के लोगों से अपील की कि भारत के लोग इस युद्ध में अंग्रेजों का साथ दें और उनका विरोध ना करें। यानी आजादी से पहले कांग्रेस देश की पार्टी से ज्यादा अंग्रेजों के हिसाब से चलने वाली एक पार्टी थी, और यह पार्टी अंग्रेजों की मदद से और अंग्रेजों की मर्जी से ही अस्तित्व में आई थी। और शायद यही वजह है कि 27 जनवरी 1948 यानी अपनी मृत्यु से सिर्फ 3 दिन पहले महात्मा गांधी ने कांग्रेस पार्टी के संविधान का प्रारूप लिखा था, और इस प्रारूप में उन्होंने कांग्रेस को एक राजनीतिक पार्टी के तौर पर भंग करके उसे लोक सेवक संघ में बदलने की इच्छा जताई थी, जो एक गैर राजनीतिक संस्था होती और जिसका काम समाज सेवा करना और सकारात्मक कार्य करना होता। यानी महात्मा गांधी ने यह कहा कि अब इसे एक राजनीतिक पार्टी नहीं बनना चाहिए, इसे एक एनजीओ बन जाना चाहिए, सामाजिक कार्य करने चाहिए कांग्रेस को। लेकिन महात्मा गांधी की मृत्यु के बाद कांग्रेस के कई बड़े बड़े नेताओं ने पार्टी को भंग करने का ख्याल पूरी तरह से छोड़ दिया, और जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस 100% शुद्ध राजनीतिक और चुनावी पार्टी बन गई। अब आप सोचिए, कांग्रेस के नेता वैसे तो महात्मा गांधी का इतना सम्मान करते थे, उनकी कही गई एक एक बात पर अमल करते थे, लेकिन जब उन्होंने ये कह दिया कि कांग्रेस पार्टी को भंग कर देना चाहिए, ये उनकी एक आखिरी बात कांग्रेस के नेताओं ने नहीं मानी। उस समय महात्मा गांधी ने अपनी मृत्यु से एक दिन पहले 29 जनवरी 1948 को इसी पर एक लेख लिखा था, जिसका शीर्षक था हिज लास्ट विल एंड टेस्टामेंट। और मैं आज ये लेख अपने साथ लाया हूं और आपको पढ़कर भी बताऊंगा कि महात्मा गांधी की आखिरी इच्छा क्या थी, जो कांग्रेस के नेताओं ने पूरी नहीं की। तो महात्मा गांधी ने यह लिखा, द कांग्रेस इन इट्स प्रेजेंट शेप एंड फॉर्म एज अ प्रोपेगेंडा व्हीकल एंड अ पार्लियामेंट्री मशीन हैज आउटलिव्ड इट्स यूज। आउटलिव्ड इट्स यूज, ये ध्यान देने वाली बात है। फिर वो कहते हैं, इट मस्ट बी केप्ट आउट ऑफ अनहेल्दी कॉम्पिटिशन विद पॉलिटिकल पार्टीज एंड कम्युनल बॉडीज। फॉर दीज एंड अदर सिमिलर रीजंस द AICC resolves to disband the existing Congress organization and flower into a Lok Sevak Sangh under the following rules with power to alter them as occasion may demand। ये महात्मा गांधी की आखिरी इच्छा थी। तो महात्मा गांधी के जो आखिरी शब्द थे, हे राम, वो तो सब लोगों को याद है, लेकिन उनकी इस आखिरी इच्छा को कांग्रेस के नेताओं ने बहुत ही आसानी से भुला दिया, और उसके बाद देश के लोगों को कभी पता भी नहीं लगने दिया कि महात्मा गांधी मरते मरते
क्या कहकर गए थे। परिवारवाद कैसे किसी देश को बर्बाद कर सकता है, इसे खुद देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अपने एक भाषण में बयान किया था। 15 अगस्त 1960 को लाल किले से दिए गए अपने एक भाषण में प्रधानमंत्री नेहरू ने यह कहा था कि अगर भारत के लोग देश से पहले अपनी जाति, समुदाय या खानदान को आगे रखने लगेंगे तो देश का पतन शुरू हो जाएगा। इसका मतलब नेहरू ये जानते थे कि परिवारवाद की समस्याएं क्या होती हैं। हालांकि ये विडंबना है कि नेहरू जब ये भाषण दे रहे थे उससे एक वर्ष पहले ही 1959 में उनकी अपनी बेटी और देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उन्होंने खुद कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त करवाया था। उस दौरान कांग्रेस के एक बड़े नेता हुआ करते थे जिनका नाम था महावीर त्यागी। उन्होंने इसका बड़ा विरोध किया था और उन्होंने नेहरू को एक चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी में उन्होंने कहा कि जो लोग इंदिरा गांधी का नाम कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए प्रस्तावित कर रहे हैं वो लोग असल में नेहरू की चापलूसी कर रहे हैं। तो जब नेहरू ने ये कोशिश की कि वो अपनी ही बेटी को कांग्रेस अध्यक्ष बना दें तो उन्हीं के अंदर कांग्रेस की पार्टी के नेताओं ने क्या कहा था और महावीर त्यागी ने उनके एक चिट्ठी लिखकर क्या कहा था वो मैं आपको बताता हूं। महावीर त्यागी कह रहे हैं कि वो हिंदी में उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया है चरण चुंबक्स, कि ये जो लोग हैं जो आपको खुश करने के लिए आपकी बेटी का नाम आगे बढ़ा रहे हैं कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए, ये चरण चुंबक हैं। और ये जो शब्द है इसे आज आप पकड़ लीजिए। ये चरण चुंबकों की आदत कांग्रेस पार्टी के नेताओं को 1950 से ही लग गई थी। और चाहे ये चरण चुंबक नेता हो और चाहे चरण चुंबक बुद्धिजीवी हों, चाहे चरण चुंबक मीडिया वाले हों, हमेशा उनके राज में यही चरण चुंबक जो लोग थे इन्हीं की तरक्की होती रही। आगे महावीर त्यागी लिखते हैं कि जस्ट एज इन द डेज ऑफ द मुगल्स मिनिस्टर्स वुड प्ले विद नवाब्स चिल्ड्रन, टुडे यू आर बीइंग वर्शिप्ड, योर वर्शिपर्स हैव पुट अप भोली भाली इंदूज नेम फॉर द पोस्ट ऑफ द कांग्रेस प्रेसिडेंट। तो कह रहे हैं कि मुगलों के जमाने में जो नवाबों के जो मंत्री हुआ करते थे वो नवाबों के बच्चों के साथ खेल कूद करते थे, बच्चों को खुश रखते थे, इसलिए क्योंकि वो नवाबों की चापलूसी करना चाहते थे। ठीक यही काम अब कांग्रेस के नेता कर रहे हैं नेहरू के साथ, और वो नेहरू की पूजा करते हैं और नेहरू के जो पुजारी हैं वो भोले भाली इंदू को कांग्रेस प्रेसिडेंट के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ऐसा वो कहते हैं। एंड परहैप्स यू हैव एक्सेप्टेड इट विदाउट ब्लिंकिंग एन आई। Please don't be under the misapprehension that this lining up of supporters for the proposal to put up Indu's name is entirely due to the force of her personality. It is being done 100% to please you. और तो वो कह रहे हैं कि जो लोग आज इंदिरा गांधी की तारीफ कर रहे हैं और उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष बनाना चाहते हैं, ये मत सोचिए कि वो इंदिरा गांधी की शख्सियत से, उसकी पर्सनैलिटी से प्रभावित होकर ऐसा कर रहे हैं। ये सारे लोग आपको खुश करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। और उन्होंने आगे इस पर बहुत आपत्ति की है और कहा है कि यू शुड स्टॉप द इलेक्शन ऑफ इंदू एज प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस और यू शुड गिव अप द पोस्ट ऑफ पीएम। तो उन्होंने साफ कहा एक परिवार से दो लोग प्रधानमंत्री के पद पर और कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर नहीं रह सकते। अगर आपको अपनी बेटी को बनाना है कांग्रेस अध्यक्ष तो फिर आप प्रधानमंत्री पद से हट जाइए। ये उस समय के एक नेता कह रहे हैं, महावीर त्यागी, अपनी चिट्ठी में। और अगर ये इतिहास का हिस्सा है, आप ये चिट्ठी खुद भी पढ़ सकते हैं। और उस जमाने में जो परंपरा थी वो ये थी कि कांग्रेस पार्टी का जो अध्यक्ष बनता था वही आगे चलकर प्रधानमंत्री बनता था। तो मान लीजिए कोई भी व्यक्ति अगर कांग्रेस अध्यक्ष बना तो ये निश्चित है कि वो आगे चलकर प्रधानमंत्री भी बनेगा। ये एक परंपरा हुआ करती थी क्योंकि देश में एक ही बड़ी पार्टी थी और लोग सोचते थे कि आगे जीवन भर कांग्रेस की ही सरकारें होंगी और जो कांग्रेस का अध्यक्ष होगा वही सरकार का भी अध्यक्ष होगा, यानी प्रधानमंत्री बनेगा। तो नेहरू ने बहुत चालाकी से पहले ही यह तय कर लिया कि पहले तो वो प्रधानमंत्री रहेंगे, अपने प्रधानमंत्री रहते रहते ही अपनी बेटी को कांग्रेस अध्यक्ष बना देते हैं ताकि जब वो हटें तो उनकी बेटी प्रधानमंत्री बन जाए। कांग्रेस की एक बड़ी बात यह भी रही है कि उसने बड़े बड़े कद के जो प्रभावशाली नेता हैं उनके साथ हमेशा नाइंसाफी की, उन्हें दबाकर रखा। आज आपको चार बड़े नेता ऐसे बताते हैं। सबसे पहले हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस। वर्ष 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस का फिर से अध्यक्ष बनने के लिए अपनी दावेदारी पेश की थी तो उनके खिलाफ खुद महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू का ऐसा गठजोड़ बन गया जिसने धीरे धीरे बोस के महत्व की जड़ों को कमजोर करने का काम शुरू किया।
उस समय इस गठजोड़ ने सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ पट्टाभी सीतारामैया को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। आप ऐसे समझ लीजिए कि बोस को ऐसे बताया गया जैसे कि ये एक रेबेल उम्मीदवार हैं, और इसके बावजूद सुभाष चंद्र बोस ये चुनाव जीत गए महात्मा गांधी की मर्जी के खिलाफ और जवाहरलाल नेहरू की मर्जी के खिलाफ। और महात्मा गांधी ने जिस उम्मीदवार को खड़ा किया था बोस के खिलाफ, पट्टाभी सीतारामैया, वो उम्मीदवार हार गया। और यहीं से कांग्रेस में सुभाष चंद्र बोस के महत्व को कम करने के लिए राजनीति शुरू हो गई और कांग्रेस के नेताओं और संस्थाओं से सुभाष चंद्र बोस को सहयोग मिलना बंद हो गया। महात्मा गांधी उनसे नाराज हो गए, ये अलग हुआ, जिसकी वजह से बाद में उन्होंने ही इस्तीफा दे दिया और तब उन्होंने एक अलग पार्टी, फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक अलग पार्टी बनाई। तो आप सोचिए कि सुभाष चंद्र बोस को कैसे एक पूरी योजना के साथ इन सारे लोगों ने कांग्रेस से बाहर किया, जबकि वो इतने लोकप्रिय थे कि बिना महात्मा गांधी की और नेहरू की मर्जी के वो कांग्रेस अध्यक्ष बन गए थे, चुनकर आए थे। तो चुने हुए जो नेता होते हैं वो कांग्रेस को हमेशा से बुरे लगे हैं। इसी तरह से देश के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भी अनदेखी हुई। 1951 में जब जवाहरलाल नेहरू ने हिंदू कोड बिल वापस लिया तो अंबेडकर ने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया विरोध में, और बाद में कांग्रेस भी छोड़ दी। कहा जाता है कि नेहरू और अंबेडकर के बीच मतभेद बहुत बढ़ गए थे और नेहरू को लगता था कि अगर अंबेडकर कांग्रेस में रहे तो वो यानी नेहरू कभी भी संगठन में ज्यादा मजबूत नहीं रह पाएंगे। यानी अंबेडकर नेहरू को सीधा कंपटीशन दे रहे थे। इसलिए अंबेडकर के लिए परिस्थितियां ऐसी बना दी गईं कि उन्हें कांग्रेस छोड़नी पड़ी और बाद में उन्होंने शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन नाम की एक अलग पार्टी बनाई, जिसने पहले लोकसभा चुनाव में पूरे देश में 10 राज्यों में 35 सीटों पर चुनाव भी लड़ा। लेकिन अंबेडकर की पार्टी को 35 में से सिर्फ 2 सीटें मिली और खुद अंबेडकर बॉम्बे लोकसभा सीट से चुनाव हार गए और वो खुद भी चौथे नंबर पर रहे। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी कांग्रेस पार्टी में वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। आजादी से 1 साल पहले वर्ष 1946 में जब कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ तो यह बात तय थी कि जो नेता कांग्रेस अध्यक्ष बनेगा वही भारत का पहला प्रधानमंत्री भी बनेगा। उस समय भारत में कांग्रेस की कुल 15 समितियां थीं, जिनमें से 12 समितियों ने अध्यक्ष पद के लिए सरदार पटेल को चुना, जबकि 3 समितियों ने इसमें हिस्सा ही नहीं लिया। यानी सरदार पटेल को 100% वोट मिले थे, 100% वोट सरदार पटेल को मिले। लेकिन इसके बावजूद नेहरू पहले कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए और फिर प्रधानमंत्री बन गए देश के, क्योंकि महात्मा गांधी ने सरदार पटेल को उनका नाम वापस लेने के लिए राजी कर लिया। और आप सोचिए कि नेहरू को एक भी वोट नहीं मिला था और फिर भी नेहरू प्रधानमंत्री बन गए। आप कह सकते हैं कि असल में भारत के पहले एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू थे। मनमोहन सिंह को कहते हैं एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, लेकिन असल में पहले एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू थे, जो कि चुनाव हार चुके थे, जिन्हें किसी ने एक वोट नहीं दिया और फिर भी कांग्रेस अध्यक्ष भी बन गए और भारत के पहले प्रधानमंत्री भी बन गए। आप उन्हें लकी प्राइम मिनिस्टर भी कह सकते हैं, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर भी कह सकते हैं और बहुत महत्वाकांक्षी प्राइम मिनिस्टर भी कह सकते हैं। एक और बात, नेहरू ने स्वयं प्रधानमंत्री रहते हुए खुद को ही भारत रत्न पुरस्कार दे दिया और यह भी उन्होंने तब किया 1955 में ही उन्होंने अपने आप को भारत रत्न का पुरस्कार दे दिया, अपना ही सम्मान खुद कर लिया। 1952 में उन्होंने चुनाव जीता और 3 साल के अंदर अपने आप को भारत रत्न घोषित कर दिया। इसी तरह इंदिरा गांधी को भी प्रधानमंत्री रहते हुए वर्ष 1971 में ही भारत रत्न मिल गया था और इसी तरह पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को भी उनकी मृत्यु के 2 साल के बाद ही 1991 में मरणोपरांत भारत रत्न मिला। लेकिन भीमराव अंबेडकर को उनकी मृत्यु के 34 वर्षों के बाद, सुभाष चंद्र बोस को तो 47 साल के बाद और सरदार पटेल को उनकी मृत्यु के 41 साल के बाद भारत रत्न पुरस्कार मिला। बोस और सरदार पटेल को यह पुरस्कार भी तब जाकर मिला जब पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री बने और उन्होंने जैसे तैसे यह पुरस्कार उन्हें दिलवा दिया। देश के 5वें प्रधानमंत्री चरण सिंह के साथ भी कांग्रेस ने यही किया। चरण सिंह भी 40 साल तक कांग्रेस पार्टी में रहे, लेकिन इस दौरान उन्हें उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तक बनने नहीं दिया गया क्योंकि चौधरी चरण सिंह नेहरू की आंखों में चुभते थे। उन्होंने वर्ष 1967 में कांग्रेस छोड़ दी और इस दिन उनकी आंखों में बहुत आंसू थे, वो जाना नहीं चाहते थे, लेकिन उन्हें जाना पड़ा। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.